हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप बीए, बीएससी, बीकॉम के विद्यार्थी हो और आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है कंटेंट राइटिंग, तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। प्लस में आपको थ्योरी भी करवाऊंगा और जो जितना भी इंपॉर्टेंट जो पहले की क्लासेज हैं, वीडियो क्लासेज हैं, काफ़ी बच्चों के पास सीरीज भी नहीं है, तो इस बारे में बताऊंगा कि आपको फ्री में क्लासेज कहाँ पर मिलेंगी पूरी की पूरी, और फ्री में आपको एमसीक्यू भी कहाँ पर मिलने वाले हैं। तो एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है, इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी, सारा का सारा आपका यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर, चारों के चारों यूनिट का साथ के साथ रिवीजन भी करवा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। पहले पर्सन की बात करें, यूनिट फर्स्ट से शुरुआत करेंगे अपन। वाट इज द कंटेंट राइटिंग प्राइमरी यूज फॉर। तो कंटेंट राइटिंग का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो भाई कंटेंट राइटिंग होता है जो आप कंटेंट लिखते हैं, जो पढ़ाए, जो आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो पढ़ाने से मैं पहले जो ये पीडीएफ बनाई गई है, समझ में आ गया आपको, जो मैंने इसको पीछे रिसर्च किया वो कंटेंट राइटिंग में आता है। तो इसका मुख्य उपयोग क्या होता है, प्राइमरी किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? तो कंटेंट को किस लिए यूज किया जाता है? कम्युनिकेशन और इंगेजमेंट के लिए। तो आपको पता है, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं आपको बोलकर या पढ़कर जो सुना रहा हूँ आपको, तो ये क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। और जो कंटेंट बनाया जाता है, जैसे ये तो अपन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन रील वगैरह बनाई जाती हैं या फनी वीडियोस हो गई या सब चीज़ हो गई, फिल्म वगैरह होंगी, वो भी कंटेंट राइटिंग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें राइटिंग की जाती है वो। तो वो किसके लिए किया जाती है? लोगों को इंगेज रखने के लिए, लोगों से जुड़ाव रखने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कम्युनिकेशन और उसके इंगेजमेंट के लिए आपको क्या करते हैं, हम जो कंटेंट राइटिंग उसका उपयोग में लेते हैं। अगले वाला प्रश्न है, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो इनमें से कौन सा कंटेंट राइटिंग का टाइप नहीं होता है? तो ब्लॉग राइटिंग। तो ब्लॉग जो लिखा जाता है वेबसाइट वगैरह पे, वो कंटेंट राइटिंग से आपको पता है संबंधित होता है। अगला टेक्निकल राइटिंग। तो जो तकनीक से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, तकनीक लेखन होता है, वो भी किससे संबंधित होता है? आपका कंटेंट राइटिंग से होता है। जैसे आपको कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी दे रहा है, कोई ट्रेड मार्केट के बारे में दे रहा है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह के पढ़ाई के संबंधित कोई भी चीज़ें होती है ना, वो टेक्निकल राइटिंग में आती हैं। वीडियो एडिटिंग। तो क्या वीडियो एडिटिंग है वो उससे संबंधित होता है आपका कंटेंट राइटिंग? बिल्कुल नहीं होता है। वीडियो एडिटिंग वो किससे संबंधित नहीं होता? आपका कंटेंट राइटिंग से संबंधित नहीं होता। कॉपी राइटिंग। तो कॉपी राइटिंग भी किससे संबंधित होता है? कॉपी राइटिंग मतलब किसी का कंटेंट को कॉपी करना, वो भी किससे संबंधित होता है? कंटेंट राइटिंग से संबंधित होता है। तो ये समझ लो, आप कोई भी चीज़ है, इंटरनेट से संबंधित कोई भी चीज़ को अगर आप लिख रहे हो और उसके बाद में उसको वीडियो या आप ऑडियो कोई भी फॉर्मेट में जनरेट होगा आगे जाके, उसको संबंधित आपको पीछे लिखा जाता है, उसको कंटेंट राइटिंग कहा जाता है। जैसे कि कोई मूवी बनती है, तो मूवी बनने से पहले भाई पूरी कहानी को कोई एक जो राइटर होता है वो पूरी कहानी लिख कर देता ना, तो वो भी कंटेंट राइटिंग के अंतर्गत ही आती है। और जितना अच्छा कंटेंट होगा, आपको पता भाई, जितनी बढ़िया किसी राइटर ने बढ़िया स्टोरी लिखेगा, उतनी बढ़िया वो मूवी चलेगी, उतना ही अच्छा हो क्या जो ऑडियो या वीडियो वो चलता है। अगले वाला प्रश्न है, कंटेंट राइटिंग इज मोस्ट रिलेवेंट इन विच डोमेन टुडे। तो आज के समय कंटेंट राइटिंग का सबसे अधिक किस क्षेत्र में प्रासंगिक है? तो आपको पता आज के समय कंटेंट राइटिंग कहाँ चलता है? डिजिटल वर्ल्ड में। रील बनाते हैं लोग, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक पे वीडियो बना रहे हैं, तो इनसे संबंधित आज के समय कंटेंट राइटिंग सबसे अधिक कहाँ पर चलता है? डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल जो आपका मार्केट है उसके अंदर ये चलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट राइटिंग आज के समय सबसे ज़्यादा चलता है। अगले वाला प्रश्न है, कंटेंट शुड ऑलवेज बी। तो कंटेंट को हमेशा कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लियर एंड इंगेजिंग। मतलब जितना स्पष्ट होगा, मतलब कोई भी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं पढ़ाते समय अगर आपके सामने एकदम डिफिकल्ट हार्ड शब्दों का उपयोग करने लग गया, एकदम डिफिकल्ट चीज़ें बताने लग गया, एकदम टेक्निकल बातें करने लग गया, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं अगर आपको एकदम स्पष्ट आपकी भाषा में समझा रहा हूँ और आकर्षक तरीके से, मतलब वीडियो में ग्राफिक वगैरह जोड़ दिए, एनिमेशन जोड़ दिया, तो इससे क्या होता है? वो अट्रैक्टिव हो जाता है। तो कोई भी कंटेंट है उसको वो कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, सामने वाले को अच्छे से समझ में आना चाहिए, और अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, एंगेजिंग भी होना चाहिए, दूसरे वालों को आकर्षित भी करना चाहिए। तो यही तो उसका मुख्य कार्य होता है। अगले वाला प्रश्न है, ए गुड कंटेंट राइटर मस्ट अंडरस्टैंड द। तो एक अच्छा कंटेंट राइटर को क्या समझना चाहिए? तो एक अच्छा कंटेंट राइटर है उसको किस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि उसकी ऑडियंस है, जो उसका कंटेंट देखेगी, उसका किस प्रकार का क्या है समझना, उसको मतलब किस प्रकार की चीज़ें चाहिए। जैसे आप मेरे विद्यार्थी हो, आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको क्या कंटेंट राइटिंग से संबंधित पढ़ाई करनी होगी, तभी तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो यही है, जो पाठक है, जो आपका
जो आपसे जो आपको वीडियो देखते हैं उनको क्या चाहिए, उनकी क्या डिमांड है, वैसे ही आपको क्या बनाना होता है, कंटेंट बनाना होता है। अब मैं क्या करूँगा, आपको कंटेंट राइटिंग से संबंधित, अब आपका आगे का पेपर होगा, कोई कॉलेज का पेपर होगा, एमडीसी का पेपर होगा, किसी का ज्योग्राफी का पेपर है, किसी का जूलॉजी का पेपर है, तो मैं वैसे वीडियो बनाऊंगा तो क्या होगा, आप ज़्यादा इंगेज होगे मेरे से। तो यही होता है, पाठकों को समझना और उद्देश्य को आपको अपना पर्पज है वो क्लियर रखना होता है कि आपको किस प्रकार का कंटेंट बनाना है। अगले वाला प्रश्न है, कंटेंट राइटिंग इज ए पार्ट ऑफ, कंटेंट राइटिंग किसका हिस्सा होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन। तो डिजिटल जो संचार होता है उसका भाग होता है आपका कंटेंट राइटिंग। तो डिजिटली हम देखो कंटेंट राइटिंग है वो आपको पता है, स्पष्ट बात है किससे संबंधित होगा, डिजिटली चीज़ों से संबंधित होता है। तो डिजिटली अपन कम्युनिकेट करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, उसी में आपको कंटेंट राइटिंग की जरूरत होती है। अगले वाला प्रश्न, रिलेवेंस ऑफ द कंटेंट राइटिंग इन बिजनेस रिलाई ऑन। तो कंटेंट राइटिंग होता है व्यापार में, कंटेंट राइटिंग की क्या प्रासंगिकता होती है, भाई कोई इंसान बिजनेस कर रहा है तो उसमें कंटेंट राइटिंग की किस तरीके से जरूरत होगी, क्यों किसकी होगी, भाई कोई भी बिजनेस करते हो तो करते क्यों, आपका बिजनेस अच्छा चले, अच्छा पैसा कमाओ, तो उसमें आपको कब कमाओगे, जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक कैसे आएंगे, आपके पास जो अच्छा कंटेंट उनको प्रोवाइड करोगे। अब देखो आजकल आप इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हो, किसी की कपड़े की शॉप है, किसी की लाइब्रेरी है, किसी की ये समझ लो कोई भी दुकान हो, आज के दिन सभी इंस्टाग्राम पे पेज बनाते हैं और उससे संबंधित रील अपलोड करते रहते हैं। तो जितना इंगेजिंग वो रील बनाएंगे उतने ज़्यादा ग्राहक उससे आकर्षित होते हैं, उतने ज़्यादा ग्राहक उसके पास आते हैं। फूड ब्लॉगिंग देख लो आपको आज के समय, तो यही होता है, जितना आप अच्छा कंटेंट बनाओगे उतना अच्छा आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा ग्राहक जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपका मुनाफा होगा। अगले वाला है, विच ऑफ दीज इज द रोल ऑफ कंटेंट राइटर। तो कंटेंट राइटर का क्या रोल होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, राइटिंग इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। तो जो कंटेंट राइटर होता है भाई उसका यही कार्य होता है कि वो अच्छा कंटेंट बनाए। समझ में आ गया आपको, और अच्छा कंटेंट क्या होगा, जो लोगों को सूचना प्रदान करे, लोगों को चीज़ों को अच्छे से समझा सके, तो यही होगा राइटिंग द इन्फॉर्मेटिव कंटेंट से संबंधित होता है। 9 नंबर प्रश्न की बात करें, कंटेंट राइटर हेल्प इम्प्रूव्स ए कंपनी। तो कंटेंट राइटर कंपनी के किस क्षेत्र को सुधारने में मदद करता है, तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑनलाइन प्रेजेंस को, ऑनलाइन उपस्थिति को सुधारने में मदद करता है। तो इसका सही क्या आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, कंटेंट राइटर कंपनी के किस क्षेत्र को सुधारने में मदद करता है, कि भाई कोई भी कंपनी है अगर उसको ऑनलाइन अपना वर्ल्ड में अपनी आगे बढ़ना है, ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट को चलाना है, तो उसको क्या होगा, अच्छा कंटेंट बनाना होगा। और अच्छा कंटेंट कौन बनाएगा, अच्छा कंटेंट जो उसके पीछे लिखता है ना, जो अच्छा कंटेंट बना रहा है, जो अच्छा कंटेंट लिखेगा, राइटर होगा, वो जितना अच्छा कंटेंट लिखेगा उतने ही अच्छे आपकी रील चलेंगी, उतनी अच्छा आपका कंटेंट वीडियो फॉर्मेट में चलेगा या फिर ऑडियो फॉर्मेट में चलेगा। तो कोई भी मूवी, आप मूवी से समझ लो, कोई मूवी की कंपनी है, समझ में आ गया, जैसे धर्मा प्रोडक्शन मान लो जो मूवी बनाता है, अब उसमें अगर अच्छी मूवी चलेगी तभी तो धर्मा प्रोडक्शन बढ़िया चलेगा। तो उसमें राइटर है, वो जितनी अच्छी मूवी की राइटिंग करेगा उतना ज़्यादा अच्छी मूवी चलेगी, जितनी अच्छा मूवी चलेगी उतनी कंपनी बढ़िया चलेगी। तो यही होता है ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, ऑनलाइन उपस्थिति, ऑनलाइन अपनी दुनिया में व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको कंटेंट राइटर को अपना कंटेंट है उसको इम्प्रूव करना होता है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंटेंट राइटर। एक कंटेंट राइटर की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है, तो क्या होती है, क्रिएटिंग द मार्केटिंग कंटेंट। तो एक मुख्य भाई अगर कोई कंपनी वालों ने हायर कर रखा है कंटेंट राइटर को, तो उसका काम क्या है भाई, अच्छी मार्केटिंग करना, जितनी ज़्यादा मार्केटिंग अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा उसका व्यापार अच्छा चलेगा कंपनी का। कंटेंट राइटर मस्ट इंश्योर कंटेंट इज, कंटेंट राइटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंटेंट कैसा हो। तो देखो कंटेंट राइटर को कैसा कंटेंट बनाना होगा, एक तो क्रिएटिव हो, कुछ अलग प्रकार का हो, दूसरों को आप कॉपी करने लगे तो लोग बोर हो जाएंगे कि भाई वैसा वैसा ही कंटेंट देख रहे हैं हम तो। लेकिन अगर आपने कुछ अलग क्रिएटिव तरीके का बनाया, अनोखा बनाया, तो इससे क्या हो, लोगों को लगेगा भाई ये तो कुछ अलग बना रहे हैं। और एसईओ फ्रेंडली, और ऐसा कंटेंट बनाओ जो ट्रेंडिंग में हो, जो इस समय अच्छे से चल रहा हो और सर्च में आए बार बार। समझ में आ गया ना, तो यही है जो आज के समय जो अगर सॉन्ग चल रहा हो उससे संबंधित हो गया, कोई कीवर्ड अच्छे से चल रहा हो, कोई चर्चा में कोई मुद्दा हो, उस प्रकार का कंटेंट अगर आप बनाओगे तो ज़्यादा चलता हो। ए कंटेंट राइटर कंक्लूड द रिसर्च टू। तो कंटेंट राइटर शोध करता है, तो किस चीज़ की शोध करता है, इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट एक्यूरेट एंड यूजफुल कंटेंट। तो वो क्या करेगा, एक कंटेंट राइटर का क्या कार्य होता है, वो अपना जो कंटेंट है उसको एक्यूरेट तरीके से, सटीक तरीके से बनाना
बनाने के लिए क्या करता है, रिसर्च करता है। अब मुझे पढ़ाना है आपको, मैंने पीडीएफ बनाई तो मैंने रिसर्च क्यों की कि आपके लिए अच्छे से बेहतर कंटेंट बना सकूं जो रिलेवेंट, जो आपकी कल एग्जाम है, परसों जब भी आपकी एग्जाम हो, जब वीडियो देख रहे हो आपके एग्जाम में प्रश्न आने चाहिए आपके लिए, तभी तो वीडियो देख रहे हो, वरना तो क्या महत्व है। समझ में आ गया ना। तो यही है, आपको एकदम सटीक रिलेवेंट कंटेंट बनाने के लिए, एक्यूरेट कंटेंट बनाने के लिए क्या करता है एक कंटेंट राइटर, वो रिसर्च करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 13 नंबर प्रश्न है, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग इज द जॉब ऑफ। तो एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग की जॉब किसकी होती है, कंटेंट राइटर की जॉब होती है। तो एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग क्या होती है, एडिटिंग तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा आपको जिसको ये पता नहीं हो कि एडिटिंग होती क्या है, लेकिन प्रूफ रीडिंग में बता देता हूँ क्या होती है। प्रूफ रीडिंग होती है जैसे कि आपने स्कूल के अंदर क्या किया होगा, आप अब एग्जाम देने जाते हो डिस्क्रिप्टिव वाला, आपने पूरा पेपर कर लिया, फिर क्या करते हो, पूरा पेपर करने के बाद में एक बार फिर से पढ़ते हो सारे पेपर को, कहीं मैंने कोई तो गलती नहीं छोड़ दी है, कोई मेरा प्रश्न तो नहीं छूट गया गलती से, कोई मैंने प्रश्न आधा छोड़ दिया था, सोचा था कि बाद में जाके करूंगा, वो तो नहीं छोड़ दिया। तो आप क्या करते हो, सारे पेपर को फिर से रीड करते हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। कोई भी चीज़ है एडिटिंग के बाद में, कोई भी कंटेंट होता है उसमें एडिटिंग के बाद में प्रूफ रीडिंग की जाती है, मतलब एक बार सारे कंटेंट को फिर से देख लो, कहीं पर कोई गलती तो नहीं रह गई है, कोई भी एडिटिंग फिर से करने की जरूरत नहीं है, और इम्प्रूव क्या किया जा सकता है कंटेंट को, उसको प्रूफ रीडिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये किसकी काम होता है, ये कंटेंट राइटर का ही काम होता है। व्हाट स्किल इज इंपॉर्टेंट फॉर ए कंटेंट राइटर। तो एक कंटेंट राइटर के लिए कौन सा कौशल जरूरी होता है, तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, कम्युनिकेशन स्किल। संचार कौशल है वो एक कंटेंट राइटर के लिए एक जरूरी स्किल होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो सही आंसर होगा। भाई कोई भी कंटेंट राइटर है उसकी कम्युनिकेशन स्किल जितनी बेहतर होगी। अब एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेरा भी कंटेंट बनाने का ही कार्य एक तरीके का, तो अगर मैं आपको अच्छे से चीज़ें समझा ही नहीं पा रहा हूँ, आप जो मेरे से पढ़ रहे हो वो मैं अच्छे से एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, तो क्या महत्व है मेरे पढ़ाने का। समझ में आ गया। कोई कंटेंट बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो वो अगर आपको अच्छे से चीज़ों को समझा ही नहीं पा रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल ही बेहतर नहीं है, उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ों का, तो वो क्या एक बेहतर कंटेंट राइटर बन सकता है, क्या वो बेहतर कंटेंट बना सकता है, नहीं बना सकता है। तो यही है, एक कंटेंट राइटर को कम्युनिकेशन स्किल, संवाद की जो कला होती है, वो संचार कौशल है, वो अच्छा होना चाहिए। अगले वाले प्रश्न की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेंट राइटर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो इनमें से कौन से कार्य के लिए जो कंटेंट राइटर है वो आपका उत्तरदायित्व तो नहीं होता है, तो किस पे नहीं होता है, मॉनिटरिंग द वेबसाइट ट्रैफिक। तो वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है इस चीज़ के लिए जो आपका कंटेंट राइटर है वो जिम्मेदार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये काम टेक्निकल टीम का होता है। समझ में आ गया ना, कितना कंटेंट आ रहा है, एसईओ करना, ये सब चीज़ काम किसका होता है, ये टेक्निकल टीम का होता है कोई भी कंपनी के अंदर। उसके अलावा ब्लॉग पोस्ट लिखना, ब्लॉग पोस्ट होते हैं जो आपके वेबसाइट पे, कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो उस पर जो कंटेंट लिखा गया उसको ब्लॉग पोस्ट के नाम से जाना जाता है। राइटिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्टिव, तो कोई भी उन्होंने प्रोडक्ट वगैरह बनाया है उस पर डिस्क्रिप्शन लिखेगा। क्यों, क्योंकि भाई वो जितना बेहतर डिस्क्रिप्शन लिखेगा वो उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट को ज़्यादा लोग जानेंगे। तो यही है, कंटेंट राइटिंग से संबंधित आ गया। क्रिएटिंग सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह डालना भी कंटेंट क्रिएटर का कार्य होता है, कंटेंट राइटर का कार्य होता है। तो आपकी यूनिट फर्स्ट मुझे उम्मीद है कि रिवाइज हो गई, इससे बाहर आने वाली नहीं है चीज़ें, ये समझ लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहीं से आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेंगे। काफ़ी बच्चों का सवाल होता है, सर हमें और भी क्लासेस देखनी है, तो आपके और क्लासेस कहाँ पर मिलेंगी। तो सारा का सारा कोर्स मैंने कंटेंट राइटर से संबंधित करा रखा है। आपको सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पे आना और वहाँ पे सर्च करना है यूनिवर्सिटी चैंपियन। अच्छे से आप स्पेलिंग देख लो, या आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने ऐसा यूट्यूब चैनल खुल के आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा पास में, उसको सब्सक्राइब कर देना है, और यहाँ पर प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। हाँ, आपको नीचे की तरफ जाना है इसमें, और उसके बाद में आपको यहाँ पर कंटेंट राइटिंग की आपको एक अलग से पीडीएफ प्लेलिस्ट बनी हुई देखने को मिलेगी। तो ये रही आपकी कंटेंट राइटिंग की पूरी प्लेलिस्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो सारे के सारे आपके जितने भी वीडियो हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे, आप इनमें से पढ़ के चले जाना अच्छे से। अब बात करेंगे अपन यूनिट नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द कंटेंट राइटिंग प्रोसेस।
तो कंटेंट राइटिंग प्रोसेस में पहला कदम क्या होता है? तो आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो किसी भी प्रकार का, तो उसमें पहला कार्य क्या करना होता है आपको? तो मैं कोई भी कंटेंट बनाऊंगा तो उसमें पहला कार्य क्या करूंगा भाई? मैं आपको पढ़ाने से पहले क्या करता हूँ? पूरी रिसर्च करता हूँ भाई, ये सिलेबस होने वाला है, इससे संबंधित मुझे ये चीज़ पढ़ानी है और इसका सिलेबस से संबंधित आपकी जो कौन सी एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पिछले सालों में ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो यही होता है, रिसर्च करता है इंसान और उससे संबंधित प्लानिंग करता है। तो यही होता है कंटेंट राइटिंग के प्रोसेस में इंसान रिसर्च और प्लानिंग का कार्य करता है। अब 2 नंबर प्रश्न की बात करूं, एडिटिंग मेनली इन्वॉल्व्स, संपादन मुख्यतः किससे संबंधित होता है? तो किससे संबंधित होता है? आपको एडिटिंग में क्या किया जाता है भाई? आप कोई भी फोटो अपनी अपलोड करते हो तो उसमें एडिटिंग करते हो तो क्या करते हो? उसमें कोई भी गलत, कोई भी मतलब आप चीज़ नहीं डालना चाहते हो, जो चीज़ आप एक्स्ट्रा हो गया है, कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट है उसको रिमूव करने का कार्य किया जाता है। तो ये होता है चेकिंग एंड इम्प्रूव द कंटेंट स्ट्रक्चर। तो कोई भी कंटेंट होता है उसके जो उसमें जांच करके आपको उसको सारी चीज़ों को चेक करके फिर से सुधार कर अपलोड करते हो। प्रूफ रीडिंग इज डन टू, तो प्रूफ रीडिंग क्यों की जाती है? तो आपको पता भाई, मैंने आपको बताया था प्रूफ रीडिंग आखिर में की जाती है सारी चीज़ों को सही करने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फिक्स द ग्रामर एंड द स्पेलिंग एरर। तो व्याकरण और वर्तनी की गलतियों को सुधारने के लिए आप क्या करते हो? प्रूफ रीडिंग की जाती है। तो यही होता है, आपको ग्रामर से संबंधित जो ग्रामर है और स्पेलिंग से संबंधित एरर होते हैं उनको सुधारने के लिए हमारा काम क्या होता है? प्रूफ रीडिंग करते हैं। जैसे आपने पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिखा है, समझ में आ गया? जैसे आपको प्रिंसिपल, आपके जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको क्या करना है? आपको एक लेटर देना है, तो आप क्या करोगे? उसमें पूरा का पूरा चीज़ों को लेटर लिखा, अब आखिर में क्या करोगे? उसमें देखोगे कि कोई ग्रामर की गलती तो नहीं की गई है, फिर से पढ़ोगे ना आप सारे को, तो उसी को क्या कहा जाता है? प्रूफ रीडिंग को कहा जाता है। और इंटरनेट पे भी यही होता है, ग्रामरली के द्वारा आप उस सारी ग्रामेटिक जो गलतियाँ उनको सही कर सकते हो। 4 नंबर प्रश्न की बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग का हिस्सा नहीं होता है। तो प्रूफ रीडिंग में क्या की जाती है? ग्रामर का करेक्शन किया जाता है, कीवर्ड पे रिसर्च किया जाता है, भाई मुझे कौन से कीवर्ड है उसको इस कंटेंट से संबंधित लगाना है। स्पेलिंग में करेक्शन किया जाता है, भाई जो स्पेलिंग जो है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं आ गया, कोई चीज़ें तो नहीं आ गई हैं। तो यही होता है, ये सारी चीज़ें आती है, लेकिन इसमें क्या नहीं आता है? कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड से संबंधित जो चीज़ें हैं वो रिसर्च करके इससे संबंधित नहीं होती हैं। अगले वाला प्रश्न है, व्हाई इज एडिटिंग इंपॉर्टेंट इन कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग में संपादन क्यों जरूरी होता है? तो आपको पता भाई एडिटिंग क्यों जरूरी होती है? एडिटिंग इसलिए होती है ताकि कोई गलतियों को, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा कंटेंट है जो जरूरी नहीं है उसको अपन हटा देते हैं और उसको और बढ़िया और इंगेजिंग बना सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो और सटीक तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से कैसे दिखा सकते हैं, ये होता ना। आप फोटो अपलोड करते हो तो एडिटिंग में क्या करते हो? फिल्टर वगैरह लगा लेते हो, उसका जो ब्राइटनेस बढ़ा देते हो, इन्हेंसमेंट कर देते हो ताकि वो फोटो है और बढ़िया दिखे। यही होता है, इसीलिए उसमें कंटेंट राइटिंग में भी एडिटिंग का कार्य यही होता है। अगले वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल राइटिंग स्टाइल। तो फॉर्मल, देखो 2 प्रकार की राइटिंग स्टाइल होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कौन सी होती है? औपचारिक। औपचारिक क्या होती है? औपचारिक होती है कि जैसे जो आप अपने से बड़ों को कोई लिख रहे हो, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो, आप कोई जो आपका कोई अधिकारी होता है उसको अगर आप कोई भी लेटर लिखते हो, ईमेल लिखते हो, कोई कंपनी का HR है उसको लिख रहे हो, तो वो फॉर्मल होता है, औपचारिक, जिसमें आप कोई समस्या का, कोई उत्पाद के बारे में बता रहे हो, तो वो होता है फॉर्मल। और इनफॉर्मल में कौन सी जानकारी होती है? अनौपचारिक में कौन सी जानकारी होती है? अनौपचारिक में होती है जो अपने दोस्तों के साथ आप बातचीत कर रहे हो, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, वो इनफॉर्मल जानकारी में आता है। तो अब इसमें पूछा है कि फॉर्मल राइटिंग किससे संबंधित होती है? तो कैसी होगी? एकेडमिक होगी यहाँ पर। तो एकेडमिक जो राइटिंग होती है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित होती है, वो कैसी होती है? औपचारिक लेखन होती है। तो स्लैंग हो गया, स्लैंग जो आप बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा को स्लैंग बोला जाता है। कन्वर्सेशनल ब्लॉग, जो आपस में बातचीत करते हैं वो वाले ब्लॉग हो गए, मीम कैप्शन हो गए, ये सब किससे होते हैं? अनौपचारिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। इनफॉर्मल राइटिंग इज जनरली यूज टू। तो इनफॉर्मल, अनौपचारिक जो लेखन होता है उसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ पर होता है? सही आंसर क्या होगा? ब्लॉग पोस्ट एंड पर्सनल मैसेज। तो ब्लॉग पोस्ट हो गई और जो पर्सनल मैसेज हो गया, उसके अंदर इनफॉर्मल राइटिंग उसको उपयोग में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। आपको जो ब्लॉग हम पोस्ट करते हैं, जो पर्सनल मैसेज करते हैं, वो किस में आते हैं? अनौपचारिक में आते हैं, अनौपचारिक में आते हैं। तो मैंने बताया था ना, आपको व्यक्तिगत जानकारियों से संबंधित कोई भी चीज़ें होंगी, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, वो अनौपचारिक के अंतर्गत आती हैं। 8 नंबर प्रश्न है, विच राइटिंग स्टाइल इज बेस्ट फॉर स्टोरी टेलिंग। तो कहानी कहने के लिए सबसे
कौन सी लेखन कला सबसे उपयुक्त है, तो कौन सी होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है ना, वो लेखन कला सबसे बढ़िया होती है, वर्णनात्मक होती है। तो कहानी कहोगे तो आप ऐसा नहीं कि भाई कहानी आपने शुरू की और 2 मिनट में खत्म कर दी, तो कहानी के लिए आपको क्या करना, क्या किया जाता है, पूरा का पूरा प्लॉट है उसको तैयार करना होता है। प्लॉट मतलब कहानी के पात्रों को इस्टेब्लिश करना होता है, फिर उसको कहानी को बताना होता है। तो मैं एक और उदाहरण से समझाऊंगा। देखो, एक होती है फिल्म और वेब सीरीज। तो आपको पता है लोग फिल्म से ज़्यादा वेब सीरीज देखना क्यों पसंद करते हैं, इसलिए देखते हैं क्योंकि उसमें जो स्टोरी होती है ना वो बहुत लंबी चौड़ी होती है, 7-8 एपिसोडों का या उससे ज़्यादा की होती है। तो इसमें क्या होता है, जो करेक्टर होते हैं उनको अच्छे से दिखाया जाता है, अच्छे से चीज़ें समझाई जा सकती है। मूवी में वही चीज़ें 2-3 घंटे में बतानी होती हैं, तो क्या होता है, सारी चीज़ें अच्छे से समझाई नहीं जा सकती हैं। तो इसीलिए लोग वेब सीरीज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये भाई मूवी हो गई चाहे वेब सीरीज हो, सब होती तो स्टोरी है ना, कहानी होती है ना, तो यही होता है, वो स्टोरी होती है। वो कैसी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, वर्णनात्मक होगी। जितनी ज़्यादा वर्णनात्मक होगी उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ऐसे नहीं कि इतना वर्णनात्मक बता दिया बस वर्णन ही हो रहा है, निष्कर्ष निकल ही नहीं रहा है, तो सारे दर्शक क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। वर्णनात्मक तो होनी चाहिए लेकिन एक हद तक होनी चाहिए। सॉरी, निर्णात्मक बोल रहा था, वर्णनात्मक। परसेसिव राइटिंग इज यूज इन, प्रेरणादायक लेखन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, पाठकों को समझने के लिए। तो अगर आप मोटिवेशन कर रहे हो, मोटिवेट या परसेसिव राइटिंग कर रहे हो, तो वो किस लिए करते हो, अपने जो आपके पाठक है, जो आपके पढ़ने वाले हैं, उनको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, इस चीज़ को जानने के लिए करते हैं अपन। अगले वाला प्रश्न है, टेक्निकल राइटिंग इज यूजुअली, तो तकनीक लेखन सामान्यतः किससे जुड़ा होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन एंड प्रिसाइज, सूचनात्मक और सटीक जानकारी देने के लिए आपका जो तकनीक लेखन है वो जुड़ा होता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको जो सूचनाएं दी जाती हैं कोई भी चीज़ से संबंधित हो गई, और जो एकदम सटीक कंटेंट देने के लिए आपको तकनीक लेखन का उपयोग में किया जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, विच ऑफ दीज इज अ फॉर्म ऑफ वेब कंटेंट राइटिंग, तो वेब कंटेंट राइटिंग का मुख्यतः रूप कौन सा होता है, तो वेब कंटेंट कौन होता है, जो इंटरनेट पे पोस्ट किया जाता है जो कंटेंट, उसको वेब कंटेंट के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वेबसाइट, ब्लॉग पोस्ट होते हैं वो आपको किससे संबंधित होते हैं, वेब कंटेंट से होते हैं। तो वेबसाइट वगैरह से संबंधित जो लगभग कंटेंट होता है उसको वेब कंटेंट बोला जाता है। इंटरनेट पे जो कंटेंट अपलोड होता है, रील हो गई, यूट्यूब पे वीडियो हो गई, इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो गई, फेसबुक पे हो गई, जितना भी कंटेंट इंटरनेट पे होता है उसी को किसके नाम से जाना जाता है, वेब कंटेंट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना, वेब मतलब इंटरनेट ही होता है। प्रिंट कंटेंट इंक्लूड, तो प्रिंट कंटेंट कौन सा होता है, प्रिंट कंटेंट होता है जो कंटेंट हम जो प्रिंटर के द्वारा निकालते हैं, ऐसे समझ लो, समझ में आ गया। जैसे न्यूज़पेपर प्रिंटर से निकलता है, मैगजीन वगैरह इंटरनेट उससे निकलती हैं। तो जो फिजिकल चीज़ें होती हैं जो कागज़ पे छपी होंगी और प्रिंटर से निकाली गई, उसको प्रिंट कंटेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन सी होंगी आपकी, अखबार और किताबें हैं, ये कौन से कंटेंट का भाग होती हैं, प्रिंट कंटेंट का भाग होती हैं। बाकी वेबसाइट हो गई, मोबाइल ऐप हो गया और पॉडकास्ट हो गया, ये कौन सा कंटेंट है, ये सारा का सारा वेब कंटेंट होता है। क्यों, सारा का सारा इंटरनेट पे उपलब्ध होती हैं सारी चीज़ें, या कोई नेटवर्क पे उपलब्ध होती हैं। वेब कंटेंट मस्ट बी ऑप्टिमाइज, तो वेब कंटेंट को किसके लिए अनुकूलित किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, एसईओ फ्रेंडली, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा, जैसे मैंने ये बनाया तो इसमें जो मैंने थंबनेल लगाया वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा वो बढ़िया होना चाहिए, उसमें जो टाइटल दिया है, हेडिंग दिया है, वो बढ़िया होनी चाहिए। तो ये होता है एसईओ से संबंधित। जितना ज़्यादा थंबनेल बढ़िया होगा उतने ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे, जितना ज़्यादा टाइटल होगा, संबंधित टाइटल। अब कंटेंट राइटिंग का पेपर है और मैं उस पर साइबर लॉ एंड एथिक्स लिख दिया, समझ में आ गया ना, बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स का एक कोर्स होता है साइबर लॉ एंड एथिक्स। तो अब आप बताओ क्या अब उस पर लोग कौन आएंगे, साइबर लॉ एंड एथिक्स के पढ़ने वाले। लेकिन पढ़ा तो मैं कंटेंट राइटिंग रहा हूं, तो क्या वो वीडियो चलेगा, नहीं चलेगा। तो आप जिससे संबंधित कंटेंट बना रहे हो उससे संबंधित क्या आपको कीवर्ड्स का उपयोग करना होता है। जैसे आपका समझ लो आपका कॉलेज के एग्जाम है, तो जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्जाम 2025, राजस्थान यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड, यही तो सब चीज़ें आप सर्च करते हो, तो इसी को क्या कहा जाता है, एसईओ के नाम से जाना जाता है। विच टाइप ऑफ कंटेंट इज अपडेटेड मोर फ्रिक्वेंटली, तो सबसे ज़्यादा कंटेंट जल्दी जल्दी अपडेट कौन सा होता है, वेब कंटेंट। तो आपको पता है भाई इंटरनेट पे कोई भी कंटेंट होता है वो समय के साथ बदलता रहता है। आज कोई रील कौन सी ट्रेंडिंग में चल रही है, आज कौन सा वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है, कल दूसरा चल जाएगा, परसों तीसरा। तो ये ट्रेंड है वो चेंज होते रहते हैं वेब कंटेंट में। अगले वाला प्रश्न है, विच वन इज एप की फीचर ऑफ प्रिंट कंटेंट, तो प्रिंट कंटेंट की मुख्य विशेषता क्या होती है, परमानेंट एंड टेंजिबल फॉर्म। तो प्रिंट कंटेंट क्या होता है, स्थायी होता है और ठोस स्वरूप में होता है। मतलब
एक बार वो कंटेंट बन गया तो वो स्थायित्व फॉर्म में रहता है, जल्दी से उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात करेंगे अपन यूनिट नंबर 3 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग फॉर्मेट। तो इनमें से कौन सा कंटेंट राइटिंग का फॉर्मेट का टाइप है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉग लेखन है। वो किससे संबंधित है? आपका कंटेंट राइटिंग के प्रारूप से संबंधित होता है। समझ में आ गया ना? तो कंटेंट राइटिंग से संबंधित होता है आपका ब्लॉग लेखन। प्रेस रिलीज आर यूजुअली रिटन इन। तो प्रेस की जो विज्ञप्तियां होती हैं वो आमतौर पर किस में लिखी जाती हैं? तो आपको पता है, अब प्रेस मतलब प्रेस क्या होता है? जो प्रेस होती है, जो आपका जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, जो ये चैनल हो गए जितने भी इंटरनेट पे चलते हैं, उनको प्रेस के नाम से जाना जाता है। तो उन पे अगर आप कोई विज्ञप्ति दे रहे हो, उनको कोई आप सूचना दे रहे हो, तो वो कैसी होगी? आप अपने दोस्त की तरह थोड़ी बताओगे, आप ऐसे बताओगे जैसे कि कोई अधिकारी हो गया वो देगा, कोई नेता होगा वो देगा जानकारियों को। तो समझ में, औपचारिक भाषा में वो चीज़ें दी जाती हैं। समझ में आ गया? सूचना के रूप में और औपचारिक भाषा में वो सारी चीज़ें डाली जाती हैं। अगले वाला प्रश्न है, विच फॉर्मेट इज द बेस्ट सूटेड फॉर स्टोरी टेलिंग। तो कहानी लिखने का सबसे अच्छा प्रारूप कौन सा होगा? तो मैंने पहले बता दिया, नैरेटिव फॉर्मेट है वो सबसे क्या होता है? आपका सबसे उपयुक्त प्रारूप होता है नैरेटिव, जो नरेशन के रूप में जो चीज़ें वर्णनात्मक रूप से बताई जाती हैं उस तरीके से। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, ऐसे कंटेंट इज डिजाइन फॉर। तो ऐसे कंटेंट से संबंधित किस प्रकार डिजाइन की जाती हैं? तो सर्च इंजन रैंकिंग। तो सर्च इंजन पे जैसे आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च किया बेस्ट 5 यूनिवर्सिटी इन राजस्थान, तो जो आपके सामने वेबसाइट दिखाई दे रही हैं, टॉप 5 या टॉप 10 जो आती हैं, वो क्या गूगल पे रैंकिंग में टॉप कर रही हैं। अब वो क्यों करेंगी? क्योंकि उसमें जितना ज़्यादा कंटेंट है, जो आपने सर्च किया, जो आपने कीवर्ड सर्च किया है, जो वर्ड आपने सर्च किए, वो उसमें जितने बार आ रहा है, जितना ज़्यादा गूगल को लगा कि भाई ये बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रही है, इससे संबंधित जो यूजर हैं वो आए, वो ज़्यादा देर उस पर टिके रहे, तो क्या होगा? उसी हिसाब से सर्च पे गूगल पे रैंकिंग बनती है। समझ में आ गया? वो कैसे बनती है? जितना ज़्यादा एसईओ बढ़िया होगा। ऐसे भी समझ में नहीं आए तो ऐसे समझ लो, कोई भी दुकान है आपके गांव में, है ना, सबसे ज़्यादा ग्राहक कौन सी दुकान पे जाते हैं? पहली बात, जहाँ पर अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा। समझ में आ गया? दूसरी बात यह है, अच्छी क्वालिटी का तो सामान मिल रहा है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, तो जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी हुई उसी दुकान पे ज़्यादा लोग जाते हैं। तो इंटरनेट आम दुनिया होती है, जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड होता है, वहाँ पर तो अपन क्या करते हैं? पोस्टर वगैरह लगाकर, पंपलेट वगैरह लगाकर क्या करते हैं? लोगों को बता देते हैं। लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ऑनलाइन में क्या होता है? कीवर्ड को सर्च किया जाता है, और वो कीवर्ड किसके द्वारा ट्रैक किए जाते हैं? एसईओ के द्वारा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा ट्रैक किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्च इंजन रैंकिंग के द्वारा हमारा इसमें चीज़ों को किया जाता है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाइट पेपर आर ए टाइप ऑफ। तो श्वेत पत्र किस प्रकार का कंटेंट होता है? तो किस प्रकार का होता है? टेक्निकल एंड रिसर्च बेस्ड कंटेंट होता है। तो व्हाइट पेपर जो आपका मतलब कोई भी श्वेत पत्र होता, कोई भी कंपनी होगी, उसके बारे में उसका पूरा लेखा जोखा दिया जा रहा है, उसको व्हाइट पेपर बोला जा रहा है। तो उसमें क्या होगा? आपको टेक्निकल सारी तकनीक से संबंधित कोई भी जो कंटेंट होता है उसको व्हाइट पेपर कंटेंट से संबंधित होता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल स्किल फॉर द कंटेंट राइटर। तो एक कंटेंट राइटर के लिए सबसे आवश्यक स्किल कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग ग्रामर एंड लैंग्वेज। तो आपको जो ग्रामेटिकली जो चीज़ों को यूज कर रहे हो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे ग्रामेटिकली आप चीज़ों को समझा सकते हो, अच्छी वोकेबलरी होगी आपकी, अच्छी भाषा पर पकड़ होगी, तो आप क्या होगा? उतना ही अच्छा कंटेंट को लोगों को समझा पाओगे। विच ऑफ दीज इज ए सॉफ्ट स्किल हेल्पफुल इन कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग में कौन सा सॉफ्ट स्किल सहायक होती है? तो कौन सी होती है इसमें से? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन है। रचनात्मकता और कल्पना है वो आपकी कंटेंट राइटिंग में सबसे सहायक सॉफ्ट स्किल होती है। 8 नंबर प्रश्न की बात करूं, विच स्किल हेल्प इन मेकिंग कंटेंट मोर डिस्कवरेबल। तो डिस्कवरेबल मतलब क्या होगा? कोई भी कंटेंट आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पा रहा है, वे पर कंटेंट को खोज योग्य बनाने के लिए कौन सा कौशल सहायक होता है? तो कौन सा सहायक होता है? एसईओ का नॉलेज होना चाहिए, एसईओ का ज्ञान होना चाहिए। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लोग कौन से कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, उस प्रकार के कीवर्ड को अपने कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। समझ में आ गया? तो उसी को क्या कहा जाता है? आपको एसईओ नॉलेज के बारे में जाना जाता है। गुड कंटेंट शुड बी। तो अच्छा कंटेंट कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? क्लियर, रिलेवेंट एंड वैल्यूएबल। मतलब समझ में आना चाहिए लोगों को, रिलेवेंट होना चाहिए, आपसे संबंधित होना चाहिए, और वैल्यूएबल मतलब लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड होनी चाहिए, लोगों को कुछ मूल्यवान चीज़ें वो पता चलनी चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पष्ट होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए और वैल्यूएबल होनी चाहिए।
10 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंस द राइटिंग टोन एंड वॉइस। तो निम्नलिखित में से कौन लेखन शैली और टोन सुधारता है? तो कौन सुधारता है? अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस, तो लक्षित पाठकों को समझना। तो कंटेंट राइटिंग कब बढ़िया होगा? तो भाई आपकी दुकान है और अगर आपकी दुकान पे किस प्रकार का ज़्यादा अगर जो प्रोडक्ट है वो बिकेंगे, कब बिकेंगे? जब आप अपने ग्राहकों को समझ पाओगे कि वो कौन सा ग्राहक है, वो ज़्यादा चीज़ें क्या खरीद रहा है, तो वही चीज़ें आप ज़्यादा लोगे, उस पर सेल वगैरह डालोगे, उस पर ऑफर वगैरह दोगे, तो क्या होगा? आपका जो ज़्यादा लोग आपकी दुकान पर आएंगे। तो यही होता है इंटरनेट पर भी। अगर आप अपने ऑडियंस हैं, जैसे मेरे पढ़ने वाले बच्चों को जरूरत है कंटेंट राइटिंग की और मैं उस पर ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, तो क्या होगा? वो उससे क्या होगा? जो मेरे पाठक है उसके बारे में मुझे पता चल रहा है और उसी से ज़्यादा लोग मुझसे इंगेज हो रहे हैं। तो यही होता है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस है, जो आपकी ऑडियंस है, जो आपसे संबंधित कंटेंट की मांग करे, उसको आप टारगेट करके कंटेंट बनाओगे तो आपका क्या होगा? आपका जो कंटेंट भी सुधरेगा और आपकी टोन भी सुधरेगी। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग द हाई क्वालिटी कंटेंट। तो आपको उच्च गुणवत्ता का कंटेंट बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लान एंड रिसर्च। आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी रिसर्च होनी चाहिए। तो आपके पास एक अच्छा प्लान और रिसर्च होगा तो आप क्या कर सकते हो? एक अच्छा हाई क्वालिटी का कॉन्टेंट है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। समझ में आ गया? तो आपने रिसर्च किया अच्छे से और उसको कंटेंट बनाया, तो जितना ज़्यादा अच्छे से रिसर्च करके कंटेंट बनाओगे उतना ही ज़्यादा लोगों को हेल्पफुल लगेगा। अब जैसे मैंने अच्छे से रिसर्च किया कि भाई प्रीवियस ईयर में पेपर में पर्सन कैसे आ रहे हैं, आपको किस प्रकार के कंटेंट में कैसे एग्जांपल देने हैं, किस प्रकार के एमसीक्यू मुझे बनाने हैं, तो इस प्रकार के कंटेंट पे अगर मैं कार्य करूंगा तो वो क्या होगा? हाई क्वालिटी कंटेंट की श्रेणी में आएगा। उतने ज़्यादा पर्सन एग्जाम में आएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी मदद होगी। तो रिसर्च बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कोई भी कंटेंट राइटिंग के अंतर्गत। अपडेटिंग आउटडेटेड कंटेंट इज, तो पुराने कंटेंट को अपडेट करना क्या होता है? तो ये क्या होता है? अगर आप पुराने कंटेंट को अपडेट करते रहते हो समय समय पर, तो ये क्या होती है? गुड कंटेंट स्ट्रेटजी, मतलब एक अच्छी जो कंटेंट से संबंधित रणनीति में इस चीज़ को माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, गुड कंटेंट स्ट्रेटजी के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। व्हाट इम्प्रूव यूजर्स इंगेजमेंट इन कंटेंट, तो कंटेंट में उपयोगकर्ता की सहभागिता का क्या बढ़ाता है? तो कौन सा चीज होगी? कॉल टू एक्शन बटन। जो कॉल टू एक्शन बटन होता है वो क्या होता है? जैसे आपने आपकी कोई कपड़ों की दुकान है और आपने क्या पूरा प्रोडक्ट के बारे में बताया, हमारी दुकान में ये आजकल ऑफर आ रहा है, ये बढ़िया कपड़े आ रहे हैं, ये नई डिजाइन है, आपको चाहिए, तो क्या करना है? आपको नीचे कॉल टू एक्शन का आपने ऑप्शन डाल दिया, आपने अपने मोबाइल नंबर डाल दिया, किसी को चाहिए तो उस पर क्लिक करो, कॉल चला जाएगा और अपने ऑर्डर बुक कर दो। तो समझ में आ गया ना आपको? तो कंटेंट से क्या होगा? लोग जुड़े रहेंगे उससे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंटरेक्टिव एलिमेंट एंड कॉल टू एक्शन। रीराइटिंग कंटेंट इन योर ओन वर्ड इज कॉल्ड, तो अपने शब्दों में कंटेंट को दोबारा लिखना क्या कहलाता है? तो इसको किसके नाम से जाना जाता है? पैराफ्रेजिंग के नाम से जाना जाता है। कि अपने कंटेंट को आप नए शब्दों में, नए वातावरण के हिसाब से, नए माहौल के हिसाब से, नई ट्रेंड के हिसाब से आप चीज़ों को लिख रहे हो, उसी को किस नाम से जाना जाता है? पैराफ्रेजिंग के नाम से जाना जाता है। याद कर लो, रट लो, ये प्रश्न आएगा एग्जाम में। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट शुड वन एनालिसिस द कंटेंट परफॉर्मेंस, तो कंटेंट की प्रदर्शन का विश्लेषण क्यों करना चाहिए? टू सी दैट वर्क एंड इम्प्रूव, तो ये जानने के लिए कि ये काम कैसा करता है, इसके लिए हमें कंटेंट को क्या करना चाहिए? विश्लेषण करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ये जानने के लिए कंटेंट किस तरीके से कार्य करता है, इसके लिए हमें कंटेंट का विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। अब काफ़ी बच्चों का सवाल आता है कि सर हमें चाहिए कंटेंट राइटिंग की जो पीडीएफ एमसीक्यू वाली जो आप पढ़ा रहे हो वैसी, और उससे संबंधित होना चाहिए रिलेवेंट कंटेंट सारा का सारा। तो आपको क्या करना है? एमसीक्यू अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, बाजार में सीरीज नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है? नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन होता है ना, वहाँ पर नीचे की तरफ क्लिक करोगे, यहाँ पर तो आपके सामने टेलीग्राम का लिंक दिया, उस पर क्लिक करना आपको। जैसे क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे और वहाँ पर आते हैं आपको क्या करना है? सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे यूनिवर्सिटी चैंपियन जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे आपको सामने नीचे की तरफ आना फाइल वाले सेक्शन पे। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है कंटेंट। जैसे कंटेंट सर्च करोगे तो आपके सामने एक पीडीएफ बनी हुई है कंटेंट राइटिंग एमसीक्यूज के नाम से, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे पीडीएफ खोलोगे तो यहाँ पर देख लो, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने पूरा कंटेंट यूनिट वाइज बना रखा है। यूनिट फर्स्ट आपके सामने ये रही, और कम से कम इसमें कितना कंटेंट है? लगभग 250 से ज़्यादा एमसीक्यू मैंने करा रखे हैं। इससे बाहर आपके सामने कुछ नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो आप अच्छे से पढ़ लेना। जैसे ये यूनिट फर्स्ट थी, आप यूनिट सेकंड आपको यहाँ पर कहीं पर देखने को मिलेगी।
थोड़ा सा और नीचे की तरफ चले, ये रही यूनिट सेकंड। तो यूनिट वाइज एकदम सिलेबस के अनुसार मैंने सारा कंटेंट बना रखा है, इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बस आप ये वीडियो पूरा देखो और उसके बाद में ये पीडीएफ जाके पढ़ लेना, यहीं से कंटेंट आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई पेपर हो, 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों पॉलिटिकल का पेपर है, तो यहाँ पर सर्च कर सकते हो 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस गेस्ट पेपर। तो यहाँ पर क्लिक किया आपने तो यहाँ पर आपके सामने जो पूरी पीडीएफ है, नोट्स है, वो डाल रखे हैं। तो आपका जो भी पेपर हो उससे संबंधित उसको स्मॉल लेटर में जाके सर्च कर लो और पूरी की पूरी कंटेंट पढ़ लो। फ्री में उपलब्ध हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। आपको सारा का सारा पहले वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि उसमें तो एमसीक्यू बता रखे हैं, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड कंटेंट है वो, आप पेपर में बदल के आ सकती है भाषा। तो थ्योरी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, चीज़ें याद नहीं रहेंगी वरना आपको। तो अच्छे से वीडियो देखो, जितने मैंने वीडियो बताए थे आपको कंटेंट राइटिंग की प्लेलिस्ट के, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो भी सारे वीडियो देख लेना और फिर एमसीक्यू पढ़ लेना लास्ट में। व्हाट इज प्लेगरिज्म? तो प्लेगरिज्म क्या होता है कंटेंट राइटिंग में? तो क्या होता है, कॉपिंग समवन एल्स वर्क विदाउट क्रेडिट। तो किसी भी इंसान को श्रेय दिए बिना कोई भी आपने कंटेंट बना लिया, जैसे आपने मेरे वीडियो को लोगों को एक्सेप्ट सेम कॉपी करके डाल दिया, तो प्लेगरिज्म की श्रेणी में आएगा। भाई मैंने मेहनत की, रिसर्च किया, कंटेंट बनाया और आपने उसको ऐसा कैसा कॉपी करके डाल दिया। तो ये होता है किसी और के काम को कॉपी करके डाल देना, प्लेगरिज्म की श्रेणी में आता है। प्लेगरिज्म इज कंसिडर्ड, साहित्यिक चोरी क्या को माना जाता है? तो साहित्यिक चोरी किससे संबंधित होती है? नैतिक और कानूनी अपराध होता है। तो ये क्या होता है, इथिकल होती है और एक तरीके का लीगल कानूनी अपराध की श्रेणी में भी आती है। आपको सजा भी हो सकती है इस चीज़ के लिए, तो किसी का कंटेंट को कॉपी करते हो तो आप। अगले वाला प्रश्न है विच ऑफ दीज इज नॉट प्लेगरिज्म? तो कौन सा साहित्यिक चोरी की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पैराफ्रेजिंग विदाउट सिटेशन। मतलब कोई भी इंसान का आपने क्या क्या कंटेंट को कॉपी करके तो डाला, लेकिन साथ के साथ आपने क्या कर दिया, उसको बता दिया ये किसी का है। समझ में आ गया? तो यही साहित्य चोरी की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी आप कोई किसी की वेबसाइट को कॉपी पेस्ट करके बना रहे हो तो ये साहित्यिक चोरी में आएगा। किसी और के कार्य को आप जमा करा रहे हो अपने कंटेंट में तो वो भी आएगा। बिना अनुमति के कंटेंट को आप उपयोग कर रहे हो तो वो भी उसमें साहित्यिक चोरी में आएगा। अगले वाला प्रश्न है प्लेगरिज्म कैन डैमेज ए राइटर्स। तो साहित्यिक चोरी लेखक के किस चीज़ को नुकसान पहुंचा सकती है? सही आंसर होगा रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी को। तो उस इंसान की जो प्रतिष्ठा होती है और उसकी जो क्रेडिबिलिटी हो गई, रेपुटेशन हो गई, प्रतिष्ठा और जो विश्वसनीयता होती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है वो चीज़। समझ में आ गई? तो भाई जैसे मैंने ये वीडियो बनाया और आपने डाल दिया तो आप लोगों को पता ही नहीं चला कि ये वीडियो यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल के द्वारा बनाया गया है क्या, लेकिन आप डालते ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई इस यूट्यूब ने सेम टू सेम आपके कंटेंट को अपलोड किया है। डायरेक्ट प्लेगरिज्म मीन्स, तो प्रत्येक साहित्यिक चोरी किससे संबंधित होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी से, कॉपिंग टेक्स्ट वर्ड टू वर्ड। आप शब्दों को ऐसे के ऐसे शब्दों को कॉपी करना किससे संबंधित होगा? आपका प्रत्येक चोरी से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 6 नंबर प्रश्न की बात करूँ, विच टाइप ऑफ प्लेगरिज्म इन्वॉल्व द मिक्स कॉपिंग एंड ओरिजिनल कंटेंट। तो कौन सा कंटेंट है वो साहित्यिक चोरी में मूल और कॉपी किए गए कंटेंट में मिलाया जाता है? तो आपने क्या किया, किसी इंसान के कंटेंट को कॉपी भी कर लिया और अपना भी कुछ कंटेंट उसमें मिलाकर लिख दिया, तो उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? पेच वर्क प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। मतलब पेच वर्क को नहीं, जैसे आप सड़क फूट जाती है आपके गांव में तो उस पर पेच लगा दिया जाता है, उस पर जो डामर वगैरह वो डालकर उस पर थोड़ा वो चिपका दिया जाता है, उसी को पेच बोला जाता है। तो यही हुआ, आपने भी यही किया, दूसरे का कंटेंट कॉपी किया लेकिन थोड़ा बहुत अपना जोड़ दिया, तो इसको पेच वर्क प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाता है। रट लो, ये ऐसे कैसे टेक्निकल टर्म देखने को मिलेंगे आपके सामने। अगले वाला प्रश्न है सेल्फ प्लेगरिज्म आत्म साहित्यिक चोरी के क्या क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है इसमें से? आपका रीयूजिंग योर ओन ओल्ड वर्क विदाउट डिस्क्लोजर, अपने पुराने कार्य को बिना बताए दोबारा उपयोग करना। तो आपका जो पुराना कार्य है उसको आप बिना बताए क्या कर रहे हो, वापस यूज कर रहे हो। जैसे अब मेरा पुराना वीडियो उसको मैंने रीअपलोड कर दिया, तो वो किस में आएगा? सेल्फ प्लेगरिज्म में आएगा, आपने अपने कंटेंट को रीयूज किया है। अगले वाला प्रश्न है विच ऑफ दीज इज ए रूल टू अवॉइड प्लेगरिज्म। तो साहित्यिक चोरी बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कॉपिंग फ्रीली फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से स्वतंत्र रूप से कॉपी करना। मतलब आपको प्लेगरिज्म से बचना है तो आप इंटरनेट से क्या करोगे? इंटरनेट से फ्री कंटेंट जो उपलब्ध होता है उसको यूज कर सकते हो या अपना ओरिजिनल कंटेंट भी बना सकते हो। तो यही होता है, फ्री कंटेंट को यूज करना आपको इंटरनेट से प्लेगरिज्म से बचा सकता है। वन ऑफ द बेस्ट वे टू अवॉइड प्लेगरिज्म इज, साहित्यिक चोरी से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पैराफ्रेज एंड द साइट्स सोर्सेज। तो पैराफ्रेज करना और स्रोतों का उल्लेख करना आपको साहित्यिक चोरी से बचा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है।
समझ में आ गया आपको। सेम टू सेम जो कंटेंट होगा उससे बचाने के लिए आपको जो पैराफ्रेज है उसको बोला जाता है। पैराफ्रेज मतलब जिस कंटेंट को आप यूज कर रहे हो ना उसका नाम दे दो। जैसे आप मेरा कंटेंट यूज किया तो आपने मेरा नाम दे दिया, तो इससे क्या लोगों को पता चल गया कि भाई ओरिजिनल कंटेंट यूनिवर्सिटी चैंपियन का था। तो यही होता है, आपको लोगों को धीरे धीरे चीज़ें पता चल जाती है उस चीज़ से। तो आपको प्लेगरिज्म से बचना है, कॉपीराइट से बचना है, तो सामने वाले का आप क्या करते हो, कंटेंट का स्रोत का नाम दे दो। जैसे कोई भी म्यूजिक वीडियो आता ना तो आप उसके नीचे जाके देखना, उसमें सब कुछ देके रखेगा, सिंगर का नाम, मॉडल का नाम हो गया, जो जिसने बीट वगैरह डाली है उसका नाम, कंपोजर का नाम, वीडियो एडिटर का नाम, जो जो जरूरी होते हैं सारा नाम उसमें डाले जाते हैं। अगला वाला, व्हाट हेल्प इन द डिटेक्टिंग द प्लेगरिज्म, तो साहित्यिक चोरी का पता लगाने किस चीज में मदद करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल। साहित्यिक चोरी को पहचानने वाले जितने भी टूल होते हैं वो आपको किस चीज में मदद कर सकते हैं, साहित्यिक भाई ये कंटेंट पहले से अपलोड किया हुआ है नहीं किया हुआ है, इस चीज से आप पता कर सकते हो। अगले वाला प्रश्न है, विच प्रैक्टिस लीड टू ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन, कौन सा अभ्यास मूल्य कंटेंट निर्माण की ओर तरफ ले जाता है। तो कौन सा ले जाता है, अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग इन योर वर्ड। तो आप अपने शब्दों में किसी भी चीज़ को बनाकर लिख सकते हो, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को ओरिजिनल कंटेंट, वास्तविक कंटेंट के नाम से जाना जाता है। भाई आप खुद को दिमाग लगा के अगर चीज़ बना रहे हो तो वह ओरिजिनल ही होगी, वास्तविक ही होगी। अगले वाला प्रश्न है, री राइटिंग कॉन्टेंट यूजिंग द AI टूल्स विदाउट सिटेशन। तो AI टूल्स का कंटेंट फिर से लिखना और स्रोत न देना क्या कहलाता है, उसे भी प्लेगरिज्म के नाम से ही जाना जाएगा, स्टीले प्लेगरिज्म के नाम से जाना जाएगा। कॉपी राइटिंग इश्यू इन द कॉपी, इस टॉपिक पे प्रश्न, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स। तो कॉपीराइट किसकी रक्षा करता है, ओरिजिनल क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो जो मौलिक रचनाएं हैं, जो ओरिजिनल कंटेंट होता है उसकी जो संरक्षण करने का कार्य किसका होता है, कंटेंट राइटिंग का होता है। यूजिंग कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट परमिशन इज, तो आप किसी भी इंसान का कंटेंट को कॉपी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की कॉपी कर रहे हो। जैसे मूवी वगैरह अपन देख लेते हैं ना, टेलीग्राम वगैरह से देख लेते हो आप, या फिर पहले सीडीओ वगैरह में देख लेते, तो वो भी कॉपीराइट के अंतर्गत ही आती थी वो चीज़ें, वो इलीगल होती हैं, उस पर आपको क्या हो सकती है, सजा भी हो सकती है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इनफ्रैगमेंटेशन के नाम से जाना जाता है, उल्लंघन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट डज द फेयर यूज अलाउ। तो फेयर यूज किस चीज़ की अनुमति देता है, आपको अनुमति देता है लीगल एंड लिमिटेड यूज ऑफ कॉपीराइट कंटेंट। तो कोई भी कॉपीराइट कंटेंट है उसको आप फ्री में यूज कर सकते हो और कानूनी रूप से यूज कर सकते हो। तो ये था आपका कंटेंट राइटिंग से संबंधित कंप्लीट क्लासेज। और भी मैंने क्लासेज करा रखे हैं, जाओ उन सबको देखो। फ्री में MCQ की PDF उपलब्ध है, ऐसा कंटेंट फ्री में कहीं उपलब्ध नहीं होगा, आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल पे ही उपलब्ध होगा। तो जाओ सारा कंटेंट पढ़ लो। तो अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, और जैसे वीडियो लाइक करोगे तो नीचे आपके सामने आप सब्सक्राइब का बटन दिखेगा उसको भी दबा देना। और हाइप का ऑप्शन भी आने लगा है आजकल, जो लाइक के नीचे जो हाइप का ऑप्शन आता है ना उसको भी दबा देना। तो इससे क्या होता है, वो कंटेंट और ज़्यादा लोगों को शेयर होता है।